हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सबका दक्षिणाई क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्वेशन। उसके बाद हमने अटैकिंग रिएजेंट डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज थे। इलेक्ट्रॉन लविंग वो तभी होंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? तर से तड़पे हुए प्राणी होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स भी देख लिए थे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देख के उनको अट्रैक्ट करेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड्स की तरह, है ना। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली लुईस एसिड्स की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे देखेंगे, यानी आज हम न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले आई होप आप मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप पेपर पेन उठा लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं। ठीक है, तो पेपर पेन ले लीजिए और चेहरे पे एक स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। आज वाला लेक्चर थोड़ा बहुत आप भी पढ़ाओगे मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो न्यूक्लियोफाइल आप मुझे थोड़ा बहुत बताने वाले हो कि इलेक्ट्रोफाइल अगर क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन लविंग था, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका, जैसे अगर आप नाम पे जाओ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ न्यूक्लियस लविंग। क्या? न्यूक्लियस लविंग। अब यार न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियोफाइल मींस पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है क्या? कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीसीज विच आर पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लविंग। और एक खास बात बताऊं आपको, एक गुड न्यूज। ठीक है, आज हमारा बेसिक्स वाला जो ड्रामा है ना वो खत्म होगा। पहली बात तो आपको बेसिक बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको आगे लगेगा कि इसका कितना अच्छा रोल था। ठीक है, तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे, रिएक्शन समझना शुरू कर देंगे। और इतना मजा आने वाला है ना जब हम रिएक्शंस करने वाले हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंज करेंगे, मतलब अल्टीमेट मजा आ जाएगा अगर आप पेपर पेन लेके मेरे साथ साथ कर रहे होगे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप सबका ऑर्गेनिक फेवरेट होने वाला है, पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर दी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, जो पॉजिटिव चार्ज से क्या करें? प्यार करें। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज की तरह से तड़पे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के तो क्या है? रिच है, खूब जम के इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये पॉजिटिव चार्ज देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं तो वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो क्या थे? लुईस एसिड्स थे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, तो क्या होंगे? लुईस बेसिस। दे कैन एक्ट एज लुईस बेसिस। ठीक है, तो यू कैन राइट एज दे कैन एक्ट एज लुईस बेसिस। तो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है भाई? कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, और लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, तो बेस की तरह काम कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और लुईस बेसिस की तरह क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके एग्जांपल्स पे आते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो इनका एग्जांपल बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस लविंग है। तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर सिंबल में भी देखा होगा, इलेक्ट्रोफाइल में आपका ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है, मतलब वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज जैसा होता है सिंबल में, इट मींस वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और क्या है? पॉजिटिव चार्ज लविंग है। ठीक है, तो एग्जांपल अगर इनके आप देखें तो इनके एग्जांपल्स हैं आपके F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ठीक है, आपको याद नहीं करना, आपको खुद अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, H माइनस, फिर आपका हो जाएगा OH माइनस, फिर आपका होगा OR माइनस। ठीक है, फिर होगा आपका Sr माइनस, SH माइनस। ठीक है, Cn माइनस, Nc माइनस। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके, आसान है। तो ये सारे हो गए जो नेगेटिवली चार्ज हैं। इसके अलावा और भी पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रल स्पीसीज जो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर अगर न्यूट्रल स्पीसीज में अगर आप देखो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हो, तो आपका वाटर, क्या है आपका? वाटर। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2 लोन पेयर है। उसके अलावा आप अगर एल्कोहल देखो तो एल्कोहल भी आपका किसकी तरह काम कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। फिर आपका NH3 है। ठीक है, RNH2 है। तो ये सारे ऐसे स्पीसीज हैं
जो आपका क्या कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। उसके अलावा आपका PHOH है यानी फिनॉल है, आपका फिनॉल भी काम कर सकता है किसकी तरह, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये काफी आसान से एग्जांपल थे मेरे हिसाब से, तो एग्जांपल बहुत ज्यादा आसान थे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये हमारा एग्जांपल वाला पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ढंग से, ठीक है। आपने अब इसको नोट कर लिया है ना। हम आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यार अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे से अगर फ्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज था, क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज था, ब्रोमीन के पास एक निगेटिव चार्ज था, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास, तो अभी हमने देखा कि भाई फ्लोरीन आपका क्या होगा, फ्लोरीन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एल्कोहल मॉलिक्यूल भी यहाँ से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग, दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। लेकिन आप अगर Cn माइनस को देखो, ठीक है, Cn माइनस को देखो अगर आप, तो Cn माइनस जो है आपका कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और आपका नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स है ना, तो आप हेडिंग डाल लें एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। डोंट वरी, वैसे ही आगे आएगा टॉपिक, है ना, ये टॉपिक ऑलमोस्ट रिपीट ही होगा आपका, ठीक है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो डोनेट तो एक ही साइड से करेंगे, है ना, आपका डोनेट तो एक ही से करेंगे, या तो कार्बन से करेंगे या तो आपका नाइट्रोजन से करेंगे, या तो आपका कार्बन से करेंगे या तो नाइट्रोजन से करेंगे, बट ये कर दोनों से ही सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक से करेंगे, लेकिन ये करेंगे क्या, कर दोनों से सकते हैं, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव मोर देन वन डोनर साइट, है ना, व्हिच हैव मोर देन वन डोनर साइट। आप ऐसा कह सकते हो मोर देन वन डोनर साइट, या कैन शो न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्रॉम एटलीस्ट टू डोनर साइट, बट एट वन टाइम, है ना, एट वन टाइम वो क्या करते हैं, एक ही से डोनेट करते हैं। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या हुए, आप रिपीट करिए मेरे साथ, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या हुए, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो एक से ज्यादा एटम के थ्रू क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम वो केवल एक ही से डोनेट करेंगे, या तो कार्बन से या तो नाइट्रोजन से। तो ये बहुत ज्यादा आसान था, इसको इससे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने देखा आपका न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स, फिर हमने देखा एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा आसान है, और फिर हमने देखा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जिसमें आपने पढ़ा कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक से ज्यादा एटम के थ्रू शो कर सकते हैं, लेकिन करते एक ही के थ्रू है। जैसे आपका Cn माइनस है, तो Cn माइनस भी हो सकता है और आपका Nc माइनस भी हो सकता है, दोनों में से किसी के थ्रू भी शो कर सकता है। आप Cn माइनस को क्या बोलते हो, साइनाइड, और Nc माइनस को क्या बोलते हो आप, आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, सॉरी ऑर्गेनिक मतलब पहले, मतलब पुराने वाले चैप्टर्स में जो आप देख रहे होगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देख रहे होगे, और आप नॉमेनक्लेचर वगैरह भी कर रहे होगे, मतलब 11th क्लास की ऑर्गेनिक में देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल्स एंड उनके एग्जांपल्स। और हम आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको कंपैरिजन के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हम आते हैं उस पर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा इसको, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, है ना। चलो, है ना, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले ना केसेस करके डिस्कस करेंगे हम, उससे हमारे लिए है ना कंपैरिजन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, जब आपका डोनर एटम जो है ना वो एक ही ग्रुप का है, ठीक है, अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, अगर आप बात करो केस 1 है एक ही ग्रुप का है, अगर आप बोले डाउन द ग्रुप हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा भाई कि हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करानी है, किसकी किसकी, I माइनस की, आप इधर से लिखना शुरू करो, F माइनस की, Cl माइनस की,
बी आर माइनस की और आई माइनस की। किसकी किसकी? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस एंड आई माइनस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं डोनर एटम जो है बिल्कुल सेम है, एक ही ग्रुप का है, यानी डाउन द ग्रुप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं कि भाई क्या होगा यहाँ पे। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप देखो आई माइनस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बराबर इस तरह का, यानी कि एक ही चार्ज जो है ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस आई माइनस के जो आयन की स्टेबिलिटी है ना वो ज्यादा है। आई माइनस के आयन की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। फ्लोरीन माइनस आयन की स्टेबिलिटी क्या है? इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डाउन द ग्रुप बात किया है तो हमने सॉल्वेंट पढ़ा था, है ना, तो अलग अलग सॉल्वेंट में इनका क्या होगा? अलग होगा। सॉल्वेंट वाला लेक्चर याद करने की कोशिश करो। सॉल्वेंट वाले लेक्चर में बोला था कि भाई जो प्यार में पड़ चुका है वो लाइफ में किसी काम का रह नहीं जाता, लेकिन जो है ना जिनको ठोकरें मिल रही हैं वो है ना इतिहास रचते हैं। जो ठोकरें मिल रहे हैं वही कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करते हैं। तो थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। तो भाई प्यार में किस तरह के सॉल्वेंट में पड़ जाते थे। तो डाउन द ग्रुप जब भी आपसे पूछा जाएगा ना आपको सॉल्वेंट कंसीडर करना चाहिए। और सॉल्वेंट नहीं दिया है, इनकेस अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप ऑटोमेटिकली क्या मानोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानोगे। क्या मानोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या मानोगे आप? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपने यहां देखा, तो भाई पहला केस हम लेते हैं भाई, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बोल रहा है, किसके में बोल रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, केस 1 में भी हमारा अलग अलग है। आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, और नहीं कुछ दिया है तो आपको क्या मानना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है। बाय डिफॉल्ट आपको पोलर प्रोटिक मानना है। ठीक है, उसमें आते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है? आपको बोला था कि ये जो एनायन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? याद करने की कोशिश करिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो कैटायन को यानी Na+ को तो स्टेबलाइज करता ही था, साथ में Cl- और इन सबको, मतलब आपका एनायन को भी स्टेबलाइज कर रहा था। यानी एनायन को क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया, जिंदगी में किसी काम का छोड़ा नहीं, निठल्ला बना दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जाके क्या होंगे? सॉल्वेट हो जाएंगे। क्या होंगे? सॉल्वेट हो जाएंगे। तो I- Cl- Br- सारे क्या होंगे? सॉल्वेट हो जाएंगे। यानी कि भाई इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगी? कम हो जाएगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट मार्क करने की है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना वो बंधनों में बच चुके हैं ना, प्यार में पड़ चुके हैं, आपको बताया। यानी उनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप I- को ऑब्जर्व करो तो इसके किनारे किनारे क्या होंगे? सॉल्वेंट होंगे, जैसा बनवाया था। अगर आप Br- को देखो तो इसके किनारे किनारे क्या होंगे? सॉल्वेंट होंगे। स्टेबलाइज होगा सॉल्वेंट के थ्रू, तो इसकी घूमने की इच्छा नहीं होगी, और क्या होगी? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यार एक चीज सोचो, अगर आप फ्लोरीन माइनस को देखो तो फ्लोरीन माइनस का एटम कैसा है? फ्लोरीन माइनस का एटम थोड़ा छोटा है, क्लोरीन माइनस का एटम थोड़ा और बड़ा है, ब्रोमीन माइनस का और बड़ा है, और आयोडीन माइनस का तो और बड़ा है। जो चार्ज है वो सबके ऊपर एक ही है ना। तो आपका एक नेगेटिव चार्ज इतने छोटे एटम के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी किसकी? आपकी फ्लोरीन माइनस की होगी, है ना। चार्ज डेंसिटी आपकी सबसे हाईएस्ट किसके ऊपर है? फ्लोरीन माइनस की होगी। तो सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन माइनस के ऊपर जो सॉल्वेशन इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपका कहीं फ्लोरीन माइनस ऐसे है, यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्या है? चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट करेंगे वो इसके चारों तरफ से क्या करेंगे? इसको घेर लेंगे, और बहुत इफेक्टिव सॉल्वेशन होगा इसका। ठीक है, तो भाई जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी है उतना ज्यादा ही वो प्यार में पड़ा हुआ है ना, उतना ही ज्यादा वो सॉल्वेट है ना। सीधी सी देखिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सॉल्वेट मॉलिक्यूल उसको सबसे ज्यादा घेरेंगे, और जितना ज्यादा घेरेंगे उतना ही ज्यादा वो निठल्ला हो जाएगा ना, वो किसी काम का नहीं बचेगा, याद रखिए। तो अगर किसी काम का नहीं बचा तो, है ना, पोलर प्रोटिक में ऑल्दो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, लेकिन अगर कंपैरिजन पूछेगा तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? I- की, फिर Br- की, फिर Cl- की, फिर F- की। यानी कि याद रखिए, अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तब भी ध्यान देना है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। ठीक है, और अगर सॉल्वेंट दिया तो अच्छी बात है, पोलर प्रोटिक है, तो आपका क्या होगा? I- क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा क्या होगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा इस केस में। ठीक है, तो याद रखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में या बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज नहीं दिया है सॉल्वेंट में तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, तो I- आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। अदरवाइज बुक्स वगैरह में डायरेक्टली इस तरह से मेंशन होता है कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये है। यहाँ पे आप लॉजिक के थ्रू ढंग से समझ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे मैं आपको कुछ और देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे अब तक। हम आगे करते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है, पोलर प्रोटिक की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी दे सकता है आपको ऐसा भी दे सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपको ऐसा दे सकता है आई माइनस एक्वस बी आर माइनस एक्वस, और आपको दे सकता है सी एल माइनस एक्वस, और दे सकता है आपको एफ माइनस एक्वस। तो इसका मतलब क्या है, इनका वाटर में पूछ रहा है ना, एक्वस का मतलब क्या हुआ, वाटर में पूछ रहा है, यानी पक्का किस में पूछ रहा है, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ रहा है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो ऑर्डर हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि OH माइनस और SH माइनस में आपका किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे SH माइनस की। उसके अलावा अगर पूछा जाए भाई ये RO माइनस या आपका RS माइनस में किसकी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात देखो, ऑक्सीजन के बाद कहा है, सल्फर में आ रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर में आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपसे पूछा जाए इसका बता दीजिए, फिनॉक्साइड आयन का, और अगर आपका ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लिया तो इसका, जाहिर सी बात है बाकी सारी चीजें सेम है। डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ऑर्डर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या सॉल्वेंट नहीं दिया है तो डाउन द ग्रुप क्या करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करनी है, इंक्रीज करानी है, ठीक है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें नीचे NH3 और PS3 में देखें, NH3 और PS3 में देखें तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, आपकी PS3 की। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, PS3 की, ठीक है। तो होपफुली ये इजी था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे पोलर एप्रोटिक का केस, है ना, इसी के अंदर डाउन द ग्रुप में ही आपका पोलर एप्रोटिक का केस देखते हैं। तो इस सब में से सिंबल हम हटा लेते हैं, बाकी तो हमको करना यही सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, मेरा काम आसान हो जाता है। नहीं, आपको दोबारा दोबारा नोट करना पड़ता है, लेकिन नोट करिए ना, कंजूसी मत करिए। ऑर्गेनिक में जो भी पॉइंट बोल रहे हैं, एक बात बोलूं मैं आपको, है ना, वीडियो पॉज कर करके जितना मैं आपको लाइन से भी मुंह से भी बोल रहा हूँ ना, वो पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, अपने नोट्स को बिल्कुल एग्जॉस्टिव बनाइए। आपको फाइनली एक काम ऐसा करना है कि जो आपका नोट्स होगा ना, वही आपका ग्रंथ होगा, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी लिखते जाएं, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट केस है, मतलब केस 1 में आपका डाउन द ग्रुप में ही नेक्स्ट जो हमारा हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है आपका, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ रहा है तो यार पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप याद करो, यानी DMSO में या DMF में, एसीटोन में, है ना, HMPA में, DMA में, है ना, DMS में, इन सब में क्या होगा, THF में, है ना। याद करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे आप। जैसे मैं बोलूँ ना पोलर एप्रोटिक, आप धड़ाक से नाम याद करने की कोशिश करो ना, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO, डाइमिथाइल सल्फाइड DMS, डाइमिथाइल एसिटामाइड DMA, है ना, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, है ना, उस तरह इसी तरीके से THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इस तरह से आप याद करिए पूरा, ठीक है। तो अगर आप बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो एक बात तो जाहिर सी है कि कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल, जैसे अगर आप बोले कि I माइनस है आपका, I माइनस आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में है, या आपका I माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल I माइनस कहाँ होगा, पोलर एप्रोटिक में होगा, क्योंकि पोलर एप्रोटिक में उसको ठोकरें मिल रही थी ना, स्टेबलाइज तो हो ही नहीं रहा था, ऊपर से रिपल्सन की वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ जा रही थी, है ना, रिपल्सन की वजह से उसकी मोबिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी, यानी कि वो जहां पे अटैक करना है वहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में याद रखो, वहां ठोकरें मिल रही थी, रिपल्सन मिल रहा था, है ना, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उनका मोबिलिटी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो जब हमारा ऐसा हुआ कि हमारा रिपल्सन होने लगेगा, तो रिपल्सन में भी ऑब्वियस सी बात है भाई, चार्ज डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा रिपल्सन उनका ज्यादा होगा। उसके अलावा अगर साइज स्मॉल है तो उसकी मोबिलिटी और फास्ट होगी, है ना। तो इस हिसाब से आपका जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और स्पेशली मेंशन किया होना चाहिए, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा, या अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो भी आपका क्या होगा, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन करके आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, तब याद रखना डाउन द ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होने के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल है जहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उनकी मोबिलिटी और तेज बढ़ेगी, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और वैसे भी देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस लाइन को कहीं लिख लीजिए, ये जो सबसे मस्त और जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है, इस लाइन को याद रखिएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे मस्त और जबरदस्त तरीके से काम कहाँ करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं
है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल का डाल रहे हैं तो वो बहुत ही मस्त और जबरदस्त तरीके से काम करता है। याद रखेंगे, ये वर्ड नोट कर लेंगे, मस्त और जबरदस्त तरीके से काम करता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल को अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला या पोलर एप्रोटिक में डाला तो पोलर एप्रोटिक में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर फ्लोरीन माइनस को आपने कहाँ डाला, आपने पोलर एप्रोटिक में डाला और पोलर प्रोटिक में डाला तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो शाबाश। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप आपका क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करवानी है। तो आपका इस तरह हो जाएगा कुछ। ठीक है, आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जैसे उधर एक्वस लिखा था वैसे यहाँ मिल सकता है फ्लोरीन माइनस इन क्या, DMSO, है ना। उसी तरह आपको मिल सकता है क्लोरीन माइनस इन DMSO, फिर आपको मिल सकता है ब्रोमीन माइनस इन DMSO। ठीक है, फिर आपको मिल सकता है आयोडीन माइनस इन DMSO। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इनमें अगर आप देखेंगे, अगर इन सब में अगर आप देखो तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो पोलर एप्रोटिक में आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। बहुत जाहिर सी बात है, आसान था ये काफी। ठीक है, यानी कि इस तरह का भी कंपैरिजन पूछ सकता है कुछ कि फ्लोरीन माइनस आपका इस तरह का कुछ लेकर आते हैं कि फ्लोरीन माइनस का आपका DMSO में और फ्लोरीन माइनस इन वाटर में, तो किसका आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, DMSO में। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ रैंडम से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आएंगे उस पोर्शन पे। इस तरह का भी कुछ पूछ सकता है, थोड़ा देखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा भी पूछ सकता है कि आपसे पूछे भाई फ्लोरीन माइनस एक्वस सॉल्यूशन में और फ्लोरीन माइनस आपका DMSO में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है यार कि जहां एक्वस सॉल्यूशन फ्लोरीन माइनस को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा था वहीं पे DMSO इसको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो DMSO में क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत ही मस्त और जबरदस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही मस्त और जबरदस्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का कंपैरिजन याद रखें। जैसे आपसे बोला भाई OH माइनस आपका है एक्वस और आपका बोला है OH माइनस आपका DMSO में, तो आपका किसका ज्यादा हो जाएगा, OH माइनस इन DMSO में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो सॉल्वेंट इफेक्ट था वो इन्हीं पे लगता है मेनली आपका डाउन द ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो केस 2 है आपका आपने इसको नोट कर लिया होगा। जो आपका केस 2 है वो क्या कहता है कि भाई सेम पीरियड के अगर हुए तो, है ना, केस 2 हुआ आपका अगर ये सेम पीरियड के हुए तो, along सेम पीरियड, along सेम पीरियड, अगर आप सेम पीरियड को देखो, ठीक है सॉरी, तो सेम पीरियड में अगर आप देखो तो जैसे आपने देखा यहाँ पे CH3 माइनस, कुछ ले लेते एग्जांपल, फिर हमने लिया NH2 माइनस, फिर लिया हमने OH माइनस और फिर लिया हमने F माइनस। ठीक है, तो पहली बात तो यार कि इनकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चाहे रिपल्सन पे चाहे है ना सॉल्वेट होने के बाद इनके मतलब है ना नेचर पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट इफेक्ट ज्यादा नहीं देखते हैं। मेरी बात एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि है ना किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो इनमें आपस में कंपैरिजन के लिए वो फैक्टर नहीं देखेंगे, लेकिन अभी भी ये बात तो है कि पोलर एप्रोटिक में इनका क्या होगा, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन माइनस इन आपका DMSO और OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन माइनस की DMSO में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, अभी भी इनकी ज्यादा होगी अगर एप्रोटिक में डालोगे एज कंपैरिजन टू प्रोटिक। लेकिन चूंकि इनकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो किसी भी तरह के सॉल्वेंट में डालो इनके कंपैरिजन पे कोई असर नहीं आएगा, मतलब इनके आपस में कंपैरिजन क्या होगा, सेम होगा। तो सॉल्वेंट के केस में है ना केवल सॉल्वेंट का इफेक्ट हम कहां देखते हैं, जब आपका पीरियड सेम हो, है ना, कंपैरिजन के टाइम पे जब आपका ग्रुप सेम हो, जब आपका पीरियड जो है सेम हो जाएगा तो क्यों नहीं देखते सॉल्वेंट का इफेक्ट, ये बता रहा हूं मैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा जल्दी में बताया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए फ्लोरीन माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और CH3 माइनस, इनका साइज क्या है, एक ही पीरियड में होने की वजह से क्या है, कंपेरेबल है, एक दूसरे के क्या आसपास है। तो सॉल्वेंट पे जो इफेक्ट इस पे पड़ रहा है लगभग उतना इफेक्ट इस पे पड़ेगा।
ठीक है, चाहे पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर एप्रोटिक हो। एप्रोटिक में ये सारे ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे और प्रोटिक में सारे ही थोड़े खराब न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, लेकिन साइज लगभग सबका सेम है, तो इसीलिए है ना सॉल्वेंट का सब पे लगभग बराबर असर पड़ा है। तो कंपैरिजन में हम सॉल्वेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, डोमिनेंट फैक्टर हो गया आपका, क्या हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, डोमिनेंट फैक्टर हो गया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, आसानी से देना चाहेगा। तो सिंपल सी बात है, CH3 आपका क्या हुआ, बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू NH2 माइनस, NH2 आपका क्या हुआ, बेटर OH माइनस आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल हुआ किससे, एज कंपेयर टू F माइनस, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई SH माइनस और क्लोरीन माइनस में ज्यादा बेटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो जाहिर सी बात है एक ही पीरियड की बात है, अगर एक ही पीरियड की बात है तो SH माइनस का आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस है आपका कुछ इस तरह का, अगर आपको दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो और वाटर मॉलिक्यूल देखो, इनमें तो कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा है यार, क्योंकि डोनर एटम क्या है, सेम है, डोनर एटम क्या है, सेम है। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो, NH2 हाइड्रोजन है ना, NH2 और यहां पे हमने ले लिया NH3, ठीक है, NH2 और यहाँ पे ले लिया हमने NH3। अगर हमने इनका कंपैरिजन इससे कराया, इसका कंपैरिजन इससे कराया, तो देखिए दोनों ही केस में आपका क्या है, डोनर एटम तो सेम है, डोनर एटम सेम है, सब कुछ सेम है यार, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो लोन पेयर है इसमें रिपल्सन कम है, यहाँ पे देखिए अगल बगल ही लोन पेयर है, इनमें रिपल्सन क्या है, बहुत ज्यादा है, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो एक जगह रहना नहीं चाहेंगे, कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहेंगे अपना लोन पेयर, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बाय द सिमिलर रीजन आपका NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH3, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी केसेस देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा कुछ इस तरह का केस 4 ले लेते हैं, कुछ इस तरह का है, आपको न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज की बात कर रहा है कि आपका एक केस में आपका स्पीसीज जो है चार्ज है, ठीक है, अगर आपसे बोला भाई कि स्पीसीज जो है वो आपका चार्ज है, ठीक है, और एक केस में आपका न्यूट्रल है। जैसे अगर आप देखो OH माइनस और वाटर मॉलिक्यूल, तो डोनर एटम तो देखिए सेम है, दोनों केस में क्या आपका डोनर एटम सेम है, डोनर एटम सेम है, OH माइनस, और इस केस में देखिए अगर आप डोनर एटम क्या है, सेम है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर क्या है आपका चार्ज है। तो चार्ज वाला क्या होता है, कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ऑब्वियस सी बात है। तो OH माइनस की क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू H2, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान थी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केस 5 में ले लो रेजोनेंस वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आप देखो CH3O माइनस और CH3COO माइनस, है ना, आपका ये क्या है, आपका ये क्या है, मेथेनॉल वाला आयन है ना, यहाँ से H+ निकाला है, ठीक है, और यहाँ से आपको एसिटिक एसिड से आपका एसिटेट आयन है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, है ना, यहाँ मिथॉक्साइड है और यहाँ पे आपका क्या है, एसिटेट आयन है। दोनों ही केस में डोनर एटम क्या है, O माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस केस में इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा आपका, इस तरह का होगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ना एक प्लेस पे है ही नहीं, ये डीलोकलाइज कर रहा है, बराबर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका इस केस में, अगर ये डीलोकलाइज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है, तो ये आसानी से डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, तो ये क्या हुआ, अगर आप इसको देखो तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा, हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने अभी तक देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन, ठीक है। और हमने देखा कि पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत ही मस्त और जबरदस्त होता है, ठीक है। हमने देखा कि भाई ऑक्वेयर है ना, ये लाइन जरूर लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन जरूर लिखिएगा कि पोलर प्रोटिक के केस में, पोलर प्रोटिक के केस में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जो है आपका साइज जो है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ना, इसको PS टेक्निक करके लिख लीजिए, बहुत काम आएगी आपको याद रखने में, PS टेक्निक करके लिख लीजिए, मार्कर साथ नहीं दे रहा है वाला, है ना, इसका यूज करते हैं फिर।
पीएच टेक्निक करके लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपको। कि जैसे वो कंफ्यूजन हो गया ना पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक वाला, तो कैसे करना है, ठीक है, उस चीज को देखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था आपका, ऊपर का तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका क्या हो रहा था, पोलर प्रोटिक के केस में आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही थी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो डाउन द ग्रुप अगर आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा कह सकते हो कि आयन अगर बड़ा हो तो बेहतर है, क्या हो, बड़ा हो तो बेहतर हो, बड़ा हो तो बेहतर है, बड़ा हो तो बेहतर है, सीधी सी बात है। नीचे जाने पर आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यार याद करने की कोशिश की गई, पोलर प्रोटिक का एग्जांपल क्या था, पोलर प्रोटिक का एग्जांपल क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या था आपका, एग्जांपल था आपका वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल यानी अल्कोहल, है ना। पोलर प्रोटिक के केस में आपका एग्जांपल क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते थे, वाटर होता था और अल्कोहल होता था, है ना। वैसे तो ये बुरी चीज है, हमको अवॉइड करना चाहिए, बट याद रखने के लिए याद रखो कि अल्कोहल कौन कंज्यूम कर सकता है, जो मतलब छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता ना, बड़ा हो तो बेहतर है, मतलब बेहतर तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन छोटे और बड़े में ज्यादा बड़ा किसके लिए होगा, ज्यादा अच्छा किसके लिए होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा उसके लिए होगा जो भाई आपका बड़ा हो। तो जब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल में होता था वाटर, है ना, अल्कोहल वगैरह, तो अल्कोहल कौन ज्यादा कंज्यूम करे तो बेटर है, मतलब कोई कंज्यूम ना करे अच्छी बात है, लेकिन कौन कंज्यूम करे तो बेटर है, जो बड़ा है, यानी कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, यानी अगर साइज बड़ा, आई माइनस क्या था, पप्पा जैसा था, एफ माइनस तो छोटा बच्चा है, एफ माइनस है ना अल्कोहल में डूब जाएगा, वो भाई किसी काम का नहीं रहेगा, तो बड़ा हो तो बेहतर है, यानी कि आई माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और सिमिलरली भाई उसका उल्टा कर ले, पोलर एप्रोटिक में उसका उल्टा कर ले, है ना, आई माइनस की कम हो जाएगी, ठीक है। और अभी हमने एक चीज बोला कि भाई पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में बाय लॉजिक, देखिए हमको ये सारी चीजें बाय लॉजिक भी पता है, बाय लॉजिक प्रॉपर पता है, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, लेकिन ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो इसका ट्रिक है कि भाई सिंपल सी बात है कि पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर है, पोलर प्रोटिक में तो भाई वो डूबा हुआ है ना, निपटा हुआ प्राणी है। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल कौन था, अल्कोहल, तो अल्कोहल तो भाई देखो किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, यानी पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। हमने कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर लिया, यानी अब तक हमने देख लिया कि जो है आपका न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन क्या होता है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। अब ये बेस कई वर्ड क्यों दिया ना, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या रिलेशन है और बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है, अब हम वो देखने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। डिफरेंस बिटवीन ए बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है बेस एंड क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक सिंपल सा स्पीशीज लिया हमने यहाँ पे OH माइनस, ठीक है। अब क्यों एक बेस एंड न्यूक्लियोफाइल ही हमने लिया है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो OH माइनस के पास आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डोनेट हो सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। OH माइनस के ऊपर क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, और आपको बहुत पहले से पता है कि OH माइनस क्या कर सकता है, H प्लस पे अटैक कर सकता है। तो ये किस पे अटैक कर सकता है आपका, H प्लस के ऊपर। अगर ये H प्लस के ऊपर अटैक कर सकता है तो इसका मतलब ये क्या है, बेस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर सकता है। OH माइनस, है ना, ऐसे स्पीशीज जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, दे आर पोटेंशियल बेसिस। तो ये आपके क्या हुआ, बेस हुआ। और OH माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर को, है ना, या पॉजिटिव सेंटर के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। OH माइनस क्या कर सकता है आपका, किसी भी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, दोनों प्लेसेस पे, है ना। यहाँ पे OH माइनस किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे H प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में इसके पास जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ही, है ना, O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से ये सारा चीज आया है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ना, कि एक बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि जब ये H प्लस पे अटैक कर रहा है और ये भी किसी भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक कर रहा है, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से करेंगे, ठीक है। तो जो बेस है ना, ठीक है, बेस है ना, वो बड़ा ही मतलब ही किस्म का इंसान है, उसको केवल किससे मतलब है, H प्लस से मतलब है। यानी ये बेस को जिंदगी में क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। ये कहीं से भी पतली गली से क्या करेगा, H प्लस को निकालेगा और कट लेगा, है ना, H प्लस को निकालेगा और क्या करेगा, कट लेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड कोई भी ले लो, आप फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है।
तो आपने फिनॉल से किसी भी बेस का रिएक्शन कराया, ठीक है, आपने फिनॉल से किसी भी बेस का, या आपके पास पर्टिकुलर एक बेस ले लिया हमने, ठीक है, एक यहाँ पे हमने बेस ले लिया, यहाँ पे B माइनस। तो बेस का काम क्या है? बेस का काम है कि इस कंपाउंड से H प्लस ले और निकल ले, है ना, और क्या बनाया आपका BH बनाया, और जो भी बच रहा है यहाँ पे इस केस में ये बच जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया इस बेस ने, क्या किया इस बेस ने यहाँ से H प्लस लिया और निकल गया। वहीं में एक न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो वो पॉजिटिव सेंटर होगा कैसा, आप देखिए जैसे कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर यहाँ होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर होगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स जनरली केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। कहाँ अटैक करते हैं? कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये भी देखो, इसने भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक किया, और यहाँ भी इसने भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक किया, लेकिन इसको केवल किससे मतलब था? H प्लस से मतलब था। किससे मतलब था? H प्लस से मतलब था। तो जब आपका एक बेस आएगा, है ना, तो बेस आएगा दैट इज कंसर्न्ड विद ओनली H प्लस, दैट इज कंसर्न्ड विद ओनली H प्लस। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो कहाँ अटैक करेगा आपका? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के केस में किसके ऊपर अटैक करेगा आपका? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब जो बेसिक डिफरेंस है, मतलब आप देख रहे हो कि दोनों केसेस में तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर ही अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन इससे डिफरेंस क्या आ जाएगा? ठीक है, इससे डिफरेंस ये आएगा कि ध्यान दो, है ना, ध्यान दो कि जो बेस है उसको केवल किससे मतलब है? हाइड्रोजन से मतलब है। किससे मतलब है? केवल हाइड्रोजन से मतलब है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, सपोज ये कोई कंपाउंड है आपका इतना बड़ा सा, तो हाइड्रोजन उसके कहीं सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है ना, हाइड्रोजन उसके कहीं ना कहीं सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। बेस को क्या करना है? इस हाइड्रोजन को लेना है और कल्टी मारना है, इस हाइड्रोजन को लेना और क्या करना है? निपट लेना है, ठीक है। यानी कि बेस के केस में, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस के केस में क्या होता है आपका? स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करता है। आप लिख लीजिए यहाँ पे कि बेस के केस में आपका क्या है? बेस के केस में आपका क्या होगा? बेस के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करता कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है मैटर नहीं करता। बेस के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करता। यानी कि भाई बेस को, है ना, यानी कि बेस को आपके स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ लेना देना नहीं। आप एक बार फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, बेस को स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल को भाई आग को चीरते हुए किसी कंपाउंड के बीच में जाना है, उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, इसको बाकायदा अपने पॉइंट्स में लिख लीजिए। तो पॉइंट्स आपके होंगे कि बेस इज ओनली कंसर्न्ड विद H प्लस, उसको H प्लस लेना है। इन द केस ऑफ बेस उसको जो है स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ लेना देना नहीं। आप एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए, आप रिपीट करिए, बेस को स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बन एटम पर अटैक करता है, अगर उसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस है तो क्या होगा आपका? उससे न्यूक्लियोफाइल को फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट करिए, इसको एक नोट करिए, फिर एक गजब का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में, ठीक है, आप किसी फंक्शन में और आपको सपोज अपने दोस्त को कुछ देना है ना, आई मीन कुछ भूल गया है, कुछ भी है ना, आपको अपने दोस्त को देना है। आप किसी भी क्लासरूम में, फंक्शन में, किसी भी ऐसी चीज पे हैं जो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है, ठीक है। तो आप सपोज कहां पर है, ठीक है, आप सपोज जो है, ठीक है, यहां पर है, आप यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल क्राउडेड सी प्लेस है, आप यहां पे प्रेजेंट है और कोई एक बंदा यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब जो है इससे अगर किसी से, है ना, जो बाउंड्री पे बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, अब जो भी व्यक्ति यहाँ बाउंड्री पे, ठीक है, उससे अगर किसी को भी कुछ लेना है, ठीक है, तो ये व्यक्ति कितना भी मोटा हो या कैसा भी हो, है ना, सॉरी फॉर मतलब टेकिंग दिस एग्जांपल, बट ये अगर व्यक्ति पतला है तो भी यहाँ से ले जाएगा आराम से, और ये व्यक्ति अगर बहुत भारी भरकम सा है, खूब भारी भरकम सा है, तो भी यहाँ से वो अपना सामान लेकर जाएगा, है ना। लेकिन अगर बीच वाले ऑब्जेक्ट से लेना है, ठीक है, बीच वाले ऑब्जेक्ट से लेना है, तो जो पतला आदमी होगा वो आसानी से अंदर घुस सकता है, लेकिन जो भारी भरकम सा आदमी होगा, जो भारी भरकम सा आदमी होगा वो आसानी से घुस नहीं पाएगा अंदर, है या नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है, जो बेस है वो किस तरह का है? बेस के लिए क्या भाई, उसको किनारे से H प्लस ही तो निकालना है, किनारे से H प्लस निकालना है, तो उसके लिए कोई कितना हैवी है, कितना बल्कि है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन वहीं पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना,
वो क्या करता है, कंपाउंड के कहीं बीच में कार्बन एटम पे अटैक करता है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करता है या नहीं? तो अगर आप जो है ना बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, तो कोई मोटा आदमी आए पतला आदमी आए, आप उसे आराम से, अदनान सामी आए चाहे धनुष आए, आप दोनों को आराम से मतलब जो भी चीजें आपको देनी है लेनी है आप दे दोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल बीचों बीच हो क्राउडेड प्लेस में, तो ऑब्वियसली अदनान सामी मतलब पहले का बिल्कुल है ना भारी भरकम सबब भी लहरी या जो भी है, तो उसको आने में अंदर क्या होगा, टाइम लगेगा। तो वही केस न्यूक्लियोफाइल के लिए होता है। न्यूक्लियोफाइल के लिए ना स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करता है, क्योंकि उसको कंपाउंड में बीच में जाके कार्बन पे अटैक करना होता है। लेकिन वहीं बेस के लिए क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से इसको मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, है ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखो आप, तो ठीक है, ये आपका सिंपली 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री लिया मैंने एग्जांपल के लिए, है ना। आप यहाँ पे इसको कंपाउंड नंबर 1 मान लीजिए, कंपाउंड नंबर 2 मान लीजिए और कंपाउंड नंबर क्या कर लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। तीनों केस में अपने को क्या करना है, अपने को पहले बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। पहले बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में तीनों ही बहुत अच्छे बेस हैं जितना मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से H+ निकाल करके बनाए गए हैं, तो बेस तो ये काफी अच्छे हैं। अगर आपको बोला जाए बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो आप कैसे कर सकते हो, इनका बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे बताओगे? हाँ आप बताओ। हाँ तो कोई मुझे बता रहा है ना, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 CH3 है ना, 3 CH3 है, तो तीनों का प्लस आई लग रहा है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तो खूब भारी भरकम सा प्लस आई लग रहा है ना। दूसरे ने कहा भाई सर यहाँ पे प्लस आई और प्लस आई 2 बार लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आई है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है प्लस आई की क्या होती है बच्चों, प्लस एम प्लस एच एन प्लस आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और माइनस एम माइनस एच एन माइनस आई की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या नहीं? तो चलिए, तो ये हमसे कह रहे हैं भाई, आप ही बता रहे हो ये कि प्लस आई यहाँ पे ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट नंबर वाले कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू थर्ड। लेकिन वहीं पे अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करो, किसकी बात करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी ठीक ठाक से ये सारे, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करेगा, है ना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करेगा। सोच के देखो, इतने भारी भरकम कंपाउंड को अगर किसी कंपाउंड के बीच में जाके अटैक करना हो, ठीक है, सपोज आपको किसी कंपाउंड के अंदर जाके अटैक करना हो, तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना वहां कंपाउंड के अंदर जाके कार्बन पे अटैक करना। अगर हाइड्रोजन उड़ाना होता तो बाहर से उड़ा के निकल जाता, है या नहीं, यूं जाता यूं निकालता बाहर चला आता, है ना, लेकिन उसको बीच से कहीं से निकालना है, ठीक है, तो मुश्किल है, इतने भारी भरकम उसके लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो यहीं पे अपोजिट हो जाएगा, आपका थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा आपका सेकंड का, फिर आएगा 1 का। तो फंक्शन वाले एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि अगर उस क्राउडेड प्लेस के बाउंड्री पे अगर आप हैं तो आपको वहां से कुछ लेना देना बहुत आसान है, तो बेस वो काम करता है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करता। लेकिन वहीं आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच है ना, मतलब बीचों बीच उसको अटैक करना है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, मैटर करता है। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी कहीं क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए, इसलिए इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारा बेसिक वाला पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप आप रेडी हैं, है ना, रेडी हैं, है ना, तो बिल्कुल है ना कायदे से बैठ जाइए। जो बच्चे सो के पढ़ रहे हैं वो भी उठ के बैठ जाओ, जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो तो बैठे ही रहें, जो बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे हो वो भी बैठ जाओ इत्मीनान से। तो एक्साइटेड हो गया हो, अब हम पढ़ने वाले रिएक्शन, है ना, बिल्कुल अच्छे से पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ेंगे, आपको इतना मजा आने वाला है अगर आप कायदे से इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। हम भी देखिए किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो हम आते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की आपके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पे, है ना। तो हमारा अगला हेडिंग है जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा पढ़ाई स्टार्ट होता है। इससे पहले तो हम बेसिक्स कर रहे थे, जिससे आपको आगे के रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको 12th के ऑर्गेनिक में आगे काम बहुत ज्यादा आएंगे। तो देखिए सॉरी, आपका कैरेक्टरिस्टिक अगला टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन
एंड हेलो एल्केन्स आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो है आपका दो तरह का रिएक्शन होता है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है एक तरह से इस चैप्टर का, है ना। तो ये आपके दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं मेनली। आपका पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप एसएन रिएक्शन भी कहते हो। क्या कहते हो? एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो नाम तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो एनएस नहीं कहते हैं इसको, एसएन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, है ना। शॉर्ट फॉर्म में जब हम इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिल्कुल मस्त बिंदास करने वाला है इसका, है ना, काफी मजा आने वाला है आपको। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड है आपका क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको आप कहते हो ई, है ना, E1 E2, यहाँ पे SN1 SN2 और E1 E2। अभी ये आप नाम मत सुनिए, बस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ई। आगे में इसमें और टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स की है वो आपका दो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम एसएन कहते हैं, और अभी भी कुछ बच्चे बैठे नहीं उठ के ना, उठ के बैठ जाइए, चलिए शाबाश, बहुत ही है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यहाँ से आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो इसमें जो हमारा पहला रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो बेसिक समझते हैं इस रिएक्शन का बेसिक क्या है। ठीक है, सिंपल सा, बहुत आसानी समझिएगा। एक सिंपल सा हेलो एल्केन लीजिए, है ना। हमने क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हेलो एल्केन का। यहां से भाई हम बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, बाकायदा हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे। आप भी मुझसे वादा करो कि जो भी डाउट आएगा दनादन पूछते जाएंगे। ठीक है आप, ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक पेपर पेन से लेके खुद प्रैक्टिस करेंगे। मेरे भरोसे नहीं रहेंगे कि टीचर बोर्ड पे कर रहा है तो बस हम देख लें, है ना। ये बहुत बड़ी गलती होती है, खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको रिएक्शन में इतना मजा आने लगेगा ना कि आपको खुद लगेगा यार कि क्या बात है। ठीक है, तो चलिए शाबाश। तो न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाम में ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं पे गेम वेम खेलते हो, फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे कुछ बच्चे इसमें से, या कोई भी गेम, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक प्लेयर को रिप्लेस करके दूसरे प्लेयर को लगा देना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? आपका एक ग्रुप निकलेगा, और जो ग्रुप निकलता है यानी जो छोड़ के चला जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिविंग ग्रुप, है ना। और दूसरा ग्रुप क्या आएगा? लग जाएगा, और जो ग्रुप लगेगा वहां पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चलिए शाबाश देखते हैं। तो हमने भाई सिंपल सा एक हेलो एल्केन लिया RCl, है ना। एक इस तरह का हेलो एल्केन हो सकता है। RCl का रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल से कराया। ठीक है, RCl का न्यूक्लियो, है ना, रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल से कराया। अब जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन होना है लाइफ में, है ना। अब R के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। R के ऊपर जो है अब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को, इस न्यूक्लियोफाइल को देख के लाइफ में क्या हुआ? बॉन्ड बनाने की इच्छा जगी कि भाई मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों कि नया बॉन्ड बनाने के लिए लाइफ में क्या करना पड़ता है? पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो अब ये Cl के साथ क्या करेगा? अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा? अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा? अटैच हो जाएगा, और Cl माइनस के फॉर्म में क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हुआ, तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ? रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ये रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो मैंने अभी सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखी है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीड होता है, कितने तरीके से प्रोसीड होता है, हमें पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा है, अभी पोस्टमार्टम बाकी है ना। अभी तो ये ट्रेलर है ना, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ नहीं, चलो देखो मैं आपको, ये सिंपल सी बात है। आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, क्लोरीन माइनस निकला। ठीक है, अगर ऐसे कुछ जनरली देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलो शाबाश। अगर जैसे हमने कोई रिएजेंट लिया होता, मान लो हमने एक रिएजेंट लिया, है ना, उस रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलता है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बन सकता था ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मल सी चीज है ना। हमने कहा भाई कि हमने एक्वस KOH से रिएक्शन करवाया था, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से, एक्वस KOH से, दोनों में से किसी एक से, एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन करवाया होता,
अगर हमने इसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किस रिएजेंट से करवाया होता, एक्वस NaOH से या एक्वस KOH से, ठीक है। तो आपको पता है कि NaOH और KOH क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। यानी ये जो रिएजेंट है वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, OH माइनस जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, OH माइनस। तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा आपका, OH माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस से आप इससे रिएक्शन कराओगे इसका, है ना, RCl के साथ इस रिएजेंट का अगर रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, OH माइनस। और फाइनली क्लोरीन को रिप्लेस करके ये न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एक अल्कोहल बनेगा। अब ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, हम अभी इसको पूरा डिटेल में खुद से करेंगे अच्छे से, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पूरा डिटेल में जाने वाले हैं। बस इसके बाद है ना हम आने वाले हैं कि कैसे इस रिएक्शन होती है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। दूसरा अगर देखो आप ROH ले लो, ठीक है, ROH ले लो, यहाँ पे H प्लस है और RO माइनस H प्लस, या आप ले सकते हो RONA ले सकते हो, ठीक है, RONA ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, अगर आपने ROH लिया, रिएजेंट क्या लिया, अल्कोहल लिया या अल्कोहल का सॉल्ट लिया, तो जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या आएगा, OR माइनस आएगा। क्या आएगा, OR माइनस, OR माइनस। यहाँ पे आप R डैश कर लो, अच्छा रहेगा, यहाँ पे रहेगा OR डैश, ठीक है। तो अगर इसका RCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इस Cl को रिप्लेस करेगा और OR यहाँ आके लग जाएगा। तो R से आके क्या होगा, R के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OR माइनस अटैच हो जाएगा। क्या आ जाएगा, OR डैश। तो ROR डैश, देखिए यहाँ क्या बन गया, इथर बन गया। बिल्कुल घबराना नहीं, हम सबको एग्जांपल ले लेके करेंगे, ठीक है। ऐसे हम और कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, ऐसे हम रिएजेंट ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। तो अगर आप KCl लोगे तो आपका जो रिएजेंट आएगा वो आएगा Cl माइनस। क्या आएगा, Cl माइनस। K प्लस और Cl माइनस आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो बहुत आसानी से K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अरे यार हमने ऊपर ही देख लिया कि सिंपल सा देख लेते हैं, एक बार हम रिएक्शन लिख ही लेते हैं कि आप देखो RCl का Cl माइनस से रिएक्शन करवाए तो क्या होगा आपका, आपको पता भाई Cl माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप है, एक बार छोड़ के चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCl और क्या बनेगा आपका Cl माइनस, ऐसा। तो K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, न्यूक्लियो, ये चार्ट आप बना लीजिएगा ना, ये चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCl आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे लिया होता है AgCl, अब ये दोनों एग्जांपल जानबूझ के एक साथ लिए। देखिए ये तो आपका आयनिक कंपाउंड था, ठीक है। अब आपको पता, आपको पहले ही बताया जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा था कि Cl माइनस जो है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, वो नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब एक K प्लस और Cl माइनस में क्या था कि ये आयनिक कंपाउंड था, यहाँ पे Cl माइनस इजीली निकल गया। Cl माइनस क्या हुआ आपका, इजीली निकल गया और ये Cl माइनस क्या हुआ आपका, R के साथ अटैच हो गया, ठीक है, कार्बन के थ्रू डोनेट करके। लेकिन AgCl जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहले ऐसा होता है कि ये जो कार्बन जो है इंगेज है, कार्बन क्या है यहाँ पे, इंगेज है। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो Ag के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये पानी में जाते ब्रेक नहीं होगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड पानी में जाते तुरंत निकलते नहीं। तो कार्बन के थ्रू डोनेट करने की बजाय पहले किसकी तरह डोनेट करेगा, पहले नाइट्रोजन से डोनेट करना स्टार्ट करेगा। किससे डोनेट करना स्टार्ट करेगा, नाइट्रोजन से। तो इस केस में जो आपका रिएजेंट हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, Nc माइनस हो जाएगा और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा RNC, ठीक है, RNC। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले थे। इसके अलावा आप न्यूक्लियोफाइल कैसे भी बना सकते हो ना, कैसे भी बना सकते हो। जैसे आपने सोडियम आयोडाइड लिया या पोटेशियम आयोडाइड लिया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका क्या आएगा, I माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, I माइनस आएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा। तो सिंपली हमको यार क्या करना है ना, हमको ये न्यूक्लियोफाइल्स दिए होंगे, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स दिए होंगे, हमें उसका रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, हमने अब तो ये चीजें हमने चार्ट में लिख ली। अब अगर हमको ऐसा कुछ मिला होता, सपोज हमसे बोला गया होता भाई CH3Cl है, इसका रिएक्शन आपने कराया भाई एक्वस KOH से कराया। किससे कराया, एक्वस KOH से। तो होता क्या, तो आपको पता भाई CH3Cl का रिएक्शन हमने किससे कराया, एक्वस KOH से कराया। आपको पता है KOH का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देने वाला है, OH माइनस। कौन सा न्यूक्लियोफाइल देने वाला है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देने वाला है। तो CH3Cl से न्यूक्लियोफाइल कौन सा निकलने वाला है, OH माइनस। तो ये क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ अटैच हो जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस और ये K प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा।
देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक उसूल है ना, कि हम बाई प्रोडक्ट्स की ना बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बाई प्रोडक्ट्स हम नहीं लिखते। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं भी लिख दिया करूंगा यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट्स हमने कुछ खास लेना देना नहीं होता है, जब तक कि उस रिएक्शन पे कोई खास असर न डाल रहा हो बाई प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने सिर्फ बेसिक पार्ट देखा कि ये रिएक्शन होती कैसे है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, इसमें से आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने बस ये बताया कि ऐसा होता है। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है, इसका पूरा पोस्टमार्टम अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा अब देखते हैं कि ये कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, अब आपको लग रहा होगा यार कि भाई पोस्टमार्टम करना था, ये रिएक्शन एक ही तरीके से होनी चाहिए थी। अब ध्यान से बताता हूं मैं आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो टोटल 2 तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। यानी कि आपका जो यही जो रिएक्शन मैंने सेम लिखवाया आपका कि एल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट किया और आपका क्या बनाया, RNU+Cl- बनाया। इस मेथड के आगे बढ़ने के टोटल 2 तरीके हो सकते हैं। कब कौन सा तरीका होगा ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे कि कब, है ना, किस तरह का क्लोराइड हो, किस तरह का रिएजेंट हो, किस तरह का सॉल्वेंट हो, किस तरह का लिविंग ग्रुप हो, तो आपको कौन सा वाला लगाना है। लेकिन आगे बढ़ने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इस ये रिएक्शन होती कैसे है, इसके कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। ये 2 तरीके से आगे बढ़ती है। तो उन दोनों तरीकों का नाम लिखते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले से भी नाम सुन रखा हो, SN1 और SN2, SN1 और SN2। तो आपका जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैकेनिज्म, रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है ना, यानी रिएक्शन के पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं इस रिएक्शन की, ठीक है। तो मैकेनिज्म 2 तरह की हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। पहला आपका हो सकता है SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। और दूसरा हो सकता है आपका SN2 मैकेनिज्म। दूसरा आपका क्या हो सकता है? SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN1 का मतलब क्या हुआ? SN1 का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। मेरी बात सुनेंगे। आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? SN। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? SN। तो आपका SN1 का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, है ना। SN1 का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है ना मैंने, नहीं, हाँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब इस सब का क्या मतलब है कि वर्ड का समझेंगे पूरा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। और SN2 का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। आप पूरा लिखेंगे ना, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं मारेंगे, मेरे पास स्पेस कम है इधर, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए, भाई हमारा ना बिल्कुल लास्ट का टाइम चल रहा है लेक्चर के, तो देर न करते हुए भाई अब SN1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि SN1 क्या होता है। तो अब मान लीजिए कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या न्यूक्लियोफाइल, क्या ये भाई हेलोजन लिया और क्या क्या आपका OH से क्या हुआ, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं क्या हो रहा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं ये चीजें कैसी होती हैं, किस तरीके से प्रोसीड करती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म है वो क्या है? SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म, इसको आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिख लो। SN1 का फुल फॉर्म क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब हुआ ऑर्डर 1, है ना। अभी आपने जो है केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है शायद, ठीक है। अगर तो आपको पता हो तो ऑर्डर का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, आप केमिकल काइनेटिक्स जब चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ऑर्डर का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हमारे ऑर्गेनिक में काम की चीज नहीं हो जाता। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब ऑर्डर 1, है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर का मतलब हुआ ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है? ऑर्डर 1 की, ठीक है। इससे कुछ नहीं करना अपने को, है ना। अब आते हैं मुद्दे पे डायरेक्ट कि क्या है। जैसे हमने लिया है कि एल्काइल हैलाइड, है ना, सिंपल सा एक एल्काइल हैलाइड लिया हमने, CH3Cl-, ठीक है। ये हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, न्यूक्लियोफाइल नहीं, एक एल्काइल हैलाइड लिया। इसका हमने क्या कराया? इसका हमने कराया रिएक्शन किसके साथ? इसका हमने रिएक्शन कराया आपका किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसके साथ कराया? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराया।
तो होगा क्या, आपका ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। यहां से देखिए क्लोरीन हट जाएगा और क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और क्या बनेगा आपका Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, तो हम आते हैं SN1 मैकेनिज्म पे आते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है, स्टेप 1 देखते हैं। ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1, ध्यान सुनेंगे इसको। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होता है आपका, जो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इस तरह का, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका क्लोरीन। ठीक है, तो होगा क्या, पहला स्टेप जो हुआ आपका, पहले स्टेप में जो एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन लेके यहाँ से क्या करता है, निपट लेता है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन क्या है, एक बार चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन लिया और चलता बना। ठीक है, तो होगा क्या, अब सिंपल सी बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और बाहर जा रहा है, तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान समझिए, यहां पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कल्टी मार लिया, तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, क्लोरीन माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोरीन माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहले स्टेप में जो आपका हेलो एल्केन था, पहले स्टेप में जो आपका हेलो एल्केन था, वहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके उड़ गया और यहां पे आ गया, और क्या बन गया आपका, एक कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन बन गया। जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ आपका कार्बोकैटायन। पहला स्टेप आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अगर यहां आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। लेकिन आप यहां पे देखो तो क्या आ रहा है आपका sp2। क्या आ रहा है आपका sp2। ठीक है, हुआ क्या, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से उड़ गया। ठीक है, अब शायद जो मैं वर्ड बोलने वाला हूं आप पहली बार सुनने जा रहे हो। ठीक है, या आप पहले सुने होंगे, ये स्टेप क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। क्या होती है, स्लो होती है। अब स्लो क्यों होती है, 2 रीजन है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या हो रहा है, केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। ये कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उड़ गया, यहां पे आ गया, तो ये जो दोनों बॉन्ड है वो टूट गया, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लेके क्लोरीन चला गया, तो ये बॉन्ड टूट रहा है। तो केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई नया बॉन्ड बन नहीं रहा है, केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एनर्जी इस रिएक्शन में काफी लग रही है, इस स्टेप में एनर्जी लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात है कि sp3 से किस हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, sp2 में आ गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है। पहली चीज तो ये कि केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ध्यान समझिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेप 1 में आपका क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन चला गया और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, होगा क्या, ये स्टेप बहुत ज्यादा स्लो होगी, क्योंकि इसमें केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई भी नया बॉन्ड बन नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी बात है आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, sp3 से sp2, तो ये स्टेप क्या होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, रिवर्सिबल स्टेप भी होता है। ठीक है, और ये जो है आपका RDS होता है। क्या होता है, RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अगर आपको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों इसको कहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, किसी भी रिएक्शन की ना जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसे हम उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं। अब ऐसा क्यों कह देते हैं, इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सपोज आप मान लीजिए कहीं फसल बो रहे हो, क्या कर रहे हो, फसल बो रहे हो। ठीक है, 2 एग्जांपल दूंगा आपको, दोनों दूसरे एग्जांपल से तो तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल सुनो आप, मैं किसान, मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे थोड़ा फसल का पता है। तो आप देखिए, अगर आप फसल बो रहे हैं, यानी कोई आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेनली मान लेते हैं कि 3 स्टेप, वैसे होते तो बहुत सारे स्टेप है, उसकी निराई करनी होती है, जुताई करनी होती है, और मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको मान लीजिए मेनली 3 स्टेप है। पहला उसको बोना है ना, पहला आप सीड्स जो है आप लगा रहे हो, दूसरा उसको ग्रो करने में जितना टाइम लग रहा है, और तीसरा आप उसको आपकी कटाई कर रहे हो, उसकी क्या कर रहे हो आप, कटाई कर रहे हो। तो आपको पता है कि जो बोने का काम है ना, जो सीड्स डालने का काम है, वो 1 दिन में हो जाता है ना, जो उसको काटने का काम है वो भी मोर और लेस 1 दिन में हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको उगने में पूरा 4-5 महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप हैं, जैसे आप में से कोई है भाई कि एक दिन सोए मन किया कि भाई आज नहीं हम कल बोएंगे, क्या करेंगे, आज नहीं हम कल सीड डालेंगे कल, या किसी का ऐसा मन किया सोए कि भाई आज बहुत आलस आ रहा है, आज नहीं हम कल काटेंगे, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
आपके जो पहला स्टेप था, देखिए समझिएगा ध्यान से, जो आपका सीड डालने का स्टेप था और जो आपका काटने का स्टेप था, जो आपका सीड डालने का स्टेप था और काटने का स्टेप था, वो स्लोवेस्ट स्टेप था। जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप क्या है, वो क्रॉप को उगने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल 3 महीने। तो आपका ऐसे एक आध दिन आलस की वजह से आपके जो दोनों स्लोवेस्ट स्टेप थे ना, उसका कुछ हो भी गया ना, तो उससे कोई खास फर्क थोड़ी ना आएगा। आपसे कोई पूछे भाई फोन करके आपकी फसल कितने दिन में उगेगी, तो आप कहोगे 3-4 महीने, है ना। आप अगर एक दिन और लेट हो गए काटने में उसको, तो आपको कोई फोन करके पूछे आपकी फसल कितने दिन में उगेगी, आप कहोगे 3-4 महीने, क्योंकि स्लो स्टेप से कोई खास फर्क नहीं आ रहा है ना। आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि 3 महीने 5 दिन लगेंगे, एक दिन लेट हो गया तो आप बोलोगे 3 महीने 6 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, यानी कि जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, जो फसल को उगने में टाइम लग रहा है 3-4 महीने ना, वही तो आपका रेट डिसाइड कर रहा है कि कितने दिन बाद आपको फसल मिल जाएगी। तो यही सिंपल सी बात है। इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जब भी बाजार जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए रेडी होता था, तो मैं भी रेडी हो जाता था, पापा भी रेडी हो जाते थे, मम्मी को रेडी होने में कुछ ऐसे आधे घंटे 1 घंटे लग जाते थे। तो हम तो 5 मिनट में रेडी हो गए, तो हमने कहा भाई पापा कब चलेंगे, इतना लेट हो गया, ऐसा हो गया। तो पापा कहते थे भाई जो टाइम लगता है उन्हीं को लगता है रेडी होने में। तो क्या था, उनका रेडी होना क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो मम्मी का रेडी होना क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ ना। 4-5 घंटे तो उनको रेडी होने में लग गए, है ना। तो ये चीज है। तो आरडीएस क्या हुआ, स्लोएस्ट स्टेप आरडीएस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम ऊपर लिख लेते हैं, आप इसको इतना देर तक नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम स्टेप नंबर 2 लिख रहे हैं तुरंत, है ना, ठीक है। और देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यहीं से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम हो रहा है मुझे मालूम है ना, पेशेंस रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बीच से नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर 2 हुआ आपका, क्या कह रहा है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में आपका कार्बोकैटायन बन चुका है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन चुका है। कार्बोकैटायन बनने के बाद तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल वक्त नहीं लेगा, आपका CH3 कार्बन यहाँ पे है, CH3 और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये बनने के बाद ना, ये बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल वक्त नहीं लेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन तैयार है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज देखेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को लाइफ मिलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज देखते ही क्या करेगा, आक्रमण करेगा और क्या बनाएगा आपका बना देगा ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें केवल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है। ये तो बहुत ज्यादा तेज प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड बनने में तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड बनना तो हमारे लिए क्या फेवरेबल है भाई। जो मुश्किल काम था, सोच के देखो, कार्बन को जब बॉन्ड बनाने की इच्छा जगी तो उसके लिए मुश्किल क्या था, क्लोरीन को अपनी जिंदगी से निकालना। एक बार क्लोरीन जिंदगी से निकल गया तो न्यूक्लियोफाइल तो तुरंत आ जाएगा ना। न्यूक्लियोफाइल वेट ही कर रहा था इस चीज का कि आपका जो है, तो ये प्रोसेस किस तरह का है, ये प्रोसेस इस तरह का है कि कोई भाई बैठा हुआ है जिससे आप बॉन्ड बनाना चाहते हो, वो इस इंतजार में है कि आप पहले जो है उसके साथ बॉन्ड तोड़ दो। तो पहले स्टेप में आपने बॉन्ड तोड़ा, है ना। इस कहानी का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिए। पहले आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी के साथ क्या किया, बॉन्ड तोड़ा। एक्चुअली उसी में वक्त ज्यादा लगेगा ना आपको जो बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि नया वाला तो तैयार बैठा और आप भी तैयार बैठे हो कि बॉन्ड तोड़ने के बाद तो क्या होगा, मैं तुरंत क्या करूंगा, सामने वालों को एक्सेप्ट कर लूंगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या करूंगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगी, दैट वाज द स्लो स्टेप, दैट वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। लाइफ में भी यही होगा, एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने में ना ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि जो सामने वाला है वो तो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा हो। समझ में आई। तो ये सिंपल सी बात है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका क्या होगा, इसमें ये स्लो स्टेप होगा, ठीक है, और ये वाला फास्ट स्टेप होगा। एक लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत इरिटेट हो गए ना कि इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया सर, समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, तो एक लास्ट है, ठीक है। तो ये देखिए इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकैटायन बना, Cl- निकला, यहाँ केवल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी लग रही है। ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में आ रहा है ना। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्लो होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वहीं पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगले स्टेप में तुरंत अटैक करके क्या करेगा, ऐसा बना लेगा, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप का प्रोसेस था। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है ना, नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसी रिएक्शन में, मतलब इसी रिएक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके हैं तो अच्छा है। हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कह रहा हूं, SN1 रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, अगर आप SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो SN1 रिएक्शन क्या है, पहले ही बताया था ऑर्डर 1 है। ठीक है, इसका क्या है, ऑर्डर 1। ठीक है, ऑर्डर 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 1। अब ये ऑर्डर 1 कैसे आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा ना बताने की कोशिश करता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स की बात तो आपका पक्का हो जाएगा, ऑर्गेनिक में इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ऑर्डर 1 कैसे आ रहा है इसको समझिएगा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है ना, इसकी जो RDS है वो क्या है, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। RDS आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही RDS है ना, तो आप सिंपली देखिए है ना, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, आपका एल्काइल हैलाइड के ऊपर। आप फर्स्ट स्टेप देखिए ना, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, आपका RCl का बॉन्ड ब्रेक हुआ था और क्या बना था, आपका R+ बना था और Cl- बना था। ये थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, RCl के जो बॉन्ड है उसमें आपका Cl ऐसे ब्रेक हुआ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर निकला और कार्बोकैटायन बना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो है ना RDS होता है ना, उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है ना। रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। ठीक है, तो जो रेट है SN1 रिएक्शन की उससे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, RCl के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो रेट हुई रिएक्शन की, रेट रिएक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, केवल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसको न्यूक्लियोफाइल से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है ही नहीं। तो जो आपका रेट है ऐसे रिएक्शन का, दैट इज डिपेंड अपॉन एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन और आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो SN1 रिएक्शन होती है, ये भाई आपको 2 बजे रात को भी कोई उठा के पूछे है ना, रिकॉर्डिंग में वैसे मैं उसी टाइम कर रहा हूं, अभी 2 बजे लगभग। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ, है ना। इसको आप स्टेटमेंट में लिख लो कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, लिखना शुरू करो, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंडेंट ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है ना। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो SN1 की रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर। किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये किसके इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल के। तो यार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन में हमने जो पहला पॉइंट देखा, इसका देखा ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 कैसा है, क्योंकि इसका जो रेट है ना वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं। एक बार आप फिर से रिपीट करिए, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। और नेक्स्ट है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो हमने लिख ही दिया। और इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसी के आगे और बढ़ेंगे, है ना। आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो आप में से बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कब जाएगा ये आदमी। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि इसके आगे के पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बोर होके मुझे ऐसे नफरत की निगाहों से अगर देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो हम इसके आगे शुरू करेंगे ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ऑर्डर 1 क्यों है, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसके आगे का जो है कैरेक्टरिस्टिक में ही आगे हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मिस करोगे ना तो मुश्किल होगी, इसीलिए इसको यहाँ रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक एनर्जी के साथ मिलिएगा। हाँ, तो आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हो इतनी देर से, तो इसलिए अब है ना विदा लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, फिर हमने बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच जो है डिफरेंस भी देखा। उसके अलावा हमने SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लिया। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। इंपॉर्टेंट था तो बीच में हम है ना मैकेनिज्म नहीं छोड़ सकते थे। अगले लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।
मस्त रहें, जबरदस्त रहें। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय।